नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलवन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलवन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये नसीरुद्दीन का, किसका? नसीरुद्दीन का यह प्रधानमंत्री था। ठीक है, देखिए नसीरुद्दीन ने बलवन को उलुंग खां की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि प्रदान की थी? तो उलुंग खां की। 40 सरदारों का दल तुर्कान ए चिहलगामी का दमन गयासुद्दीन बलवन ने किया था। बलवन रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, बलवन ने राजा को प्रणाम के सामान्य रूप में सिजदा यानी साष्टांग प्रणाम और पैबोस यानी पैरों को चूमना शुरू किया था। तो सिजदा और पैबोस प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये बलवन ने की थी। ठीक है, आगे चलें। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय यह प्रयागराज में स्थित है। कहाँ? प्रयागराज में। ठीक है, अब देखिए प्रयागराज में किसका किसका मुख्यालय है? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय भी प्रयागराज में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय भी प्रयागराज में है और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का कार्यालय भी कहाँ है? प्रयागराज में है। तो इनको भी आप याद रखना। ठीक है, आगे चलें। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? यानी सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से किस सिख गुरु ने की थी? ये गुरु अमरदास ने की थी। किसने? गुरु अमरदास ने। देखिए आनंद कारज क्या है? तो यह सिख विवाह समारोह है। क्या है? सिख विवाह समारोह। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो अमरदास ने। ठीक है, आगे चलें। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो देखिए केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने 12 अप्रैल 2017 को सहमति प्रदान की थी। कब? 12 अप्रैल 2017 को। ठीक है, देखिए भारत के राष्ट्रपति ने 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय जीएसटी कानून को स्वीकृति दी। ठीक है, यह भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। ठीक है, तो जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, फ्रांस को विश्व में जीएसटी का जनक कहा जाता है। ठीक है, जीएसटी को 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। ठीक है, जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य असम था। कौन था? असम। जीएसटी को लागू करने के लिए 16 राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता थी और जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला 16वां राज्य कौन सा है? तो ये उड़ीसा बन गया था। कौन था? उड़ीसा। ठीक है, जीएसटी का नारा है वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट, ये जीएसटी का नारा है। ठीक है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यह यूरो है। क्या है? यूरो। ठीक है, देखिए यूरो यूरोपीय संघ के 27 में 20 सदस्य की आधिकारिक मुद्रा है जिन्हें सामूहिक रूप से यूरो जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरो जोन। ठीक है, 27 में से 20 सदस्य की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरो जोन कहा जाता है। इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया और स्पेन शामिल है। यानी इन सभी देशों की मुद्रा क्या है?
तो इन सभी देशों की मुद्रा यूरो है। क्या है? यूरो। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखना। आगे चलें। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो देखिए, दशाश्वमेध यज्ञ कहाँ हुआ था? तो ये दशाश्वमेध घाट वाराणसी में हुआ था। कहाँ? दशाश्वमेध घाट वाराणसी में हुआ था। और इस पर 10 घोड़ों की बलि किस देवता ने दी थी? तो ये भगवान ब्रह्मा ने दी थी। किसने? भगवान ब्रह्मा ने। ठीक है, आगे चलें। चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है? तो चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन था? तो ये ले कार्बूजियर था। कौन था? ले कार्बूजियर। ठीक है, देखिए, चंडीगढ़ के वास्तुविद स्विस मूल के प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार चार्ल्स एडवर्ड जेनरेट हैं, जिसे ली कार्बूजियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में ली कार्बूजियर न दे करके एडवर्ड जेनरेट दे सकता है, तो इनको आप याद रखना। दिल्ली के वास्तुविद कौन है? तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर हैं। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखना। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। ठीक है, देखिए, 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखना। आगे चलें। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत में हरित क्रांति में योगदान था? तो किस बीज का भारत के हरित क्रांति में योगदान था? तो ये लार्मा रोजो का। किसका? लार्मा रोजो का। ठीक है, ये हाई इल्ड वेराइटी बीज थी। ठीक है, हाई इल्ड वेराइटी बीज थी। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल यह किसको किसको अलग करता है? तो यह लिटिल अंडमान और बड़ा निकोबार को अलग करता है। ठीक है, लिटिल अंडमान और बड़ा निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, देखिए, 10 डिग्री चैनल से छोटा अंडमान और कार यानी बड़ा निकोबार द्वीप समूह अलग होता है। अतः स्पष्ट है कि यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। कौन? 10 डिग्री चैनल। 6 डिग्री यह निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। ठीक है, 6 डिग्री किसको किसको अलग करता है? तो 6 डिग्री यह निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। 8 डिग्री यह लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री यह मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग करता है। तो 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है, संपूर्ण लक्षद्वीप को 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित किया गया है, जिसके उत्तर में आमिनी द्वीप है और दक्षिण भाग में कैनानोर द्वीप है। ठीक है, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को डंकन पैसेज द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो डंकन पैसेज द्वारा। भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। तो इनको भी आप याद रखना। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो ये बी.डी. सावरकर थे। कौन थे? बी.डी. सावरकर। ठीक है। बी.डी. सावरकर की और भी रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यह बी.डी. सावरकर की रचना है। हिंदू राष्ट्र दर्शन, ये भी है। हिंदुत्व, ठीक है। इनसाइड द इनेमी कैंप, द सिक्स ग्लोरियस एक्सपोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, काला पानी, मेरा आजीवन कारावास, ये सारी रचनाएं किसने लिखी हैं? तो बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, आगे चलें। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह बरेली में स्थित है। कहां? बरेली में। ठीक है। देखिए, केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान यह आगरा में स्थित है। देखिए, लखनऊ में स्थित प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। बीरबल साहनी पूरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये भी कहाँ है? ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है। अब कानपुर में स्थित कौन कौन से संस्थान हैं? तो देखिए, जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय वस्त्र संस्थान कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूट संस्थान भी कहाँ है? ये कानपुर में है। ये जूटा नहीं है, जूट। ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में है। और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? ये कानपुर में है। ठीक है, आगे चलें। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है? तो ये महोबा है। कौन सा जिला है? महोबा। देखिए, उत्तर प्रदेश के 7 जिले बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और इसको याद करने की ट्रिक है, क्या है? झांसी, झांसी, महोबा, झांसी, महोबा, चीज, ले। ठीक है, ये 7 जिले हैं। झांसी, महोबा, चीज, ले। कैसे कैसे? जैसे झांसी से तो झांसी है ही, महोबा से महोबा है, और ह से क्या है? हमीरपुर है। क्या है? हमीरपुर। ठीक है। ब से क्या है? बांदा। क्या है? ब से बांदा। ठीक है। ची से चित्रकूट, चित्रकूट। ठीक है। और ज से जालौन, जालौन है। ठीक है। और ल से क्या है? ललितपुर है। क्या है? ललितपुर। ठीक है। झांसी, महोबा से महोबा, ह से हमीरपुर, ब से बांदा, ची से चित्रकूट, ज से जालौन, ल से ललितपुर। ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत। ठीक है। अब देखिए, वही चीज मैंने यहां दिखाया हुआ है। बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? झांसी, महोबा, चीज, ले। तो झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चीज, चित्रकूट, जालौन और ललितपुर, ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज्य के लिंगानुपात का सही आरोही क्रम क्या है? तो इनमें से राज्य के लिंगानुपात का सही आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में क्या है? देखिए, बिहार का लिंगानुपात क्या है? 918। ठीक है। उत्तराखंड का लिंगानुपात 963, मणिपुर का 992 और केरल का है 1084। ठीक है, यह लिंगानुपात है। तो सबसे ज्यादा किसका है? सबसे कम किसका है? बिहार का 918, फिर उत्तराखंड का 963, फिर मणिपुर का 992, फिर केरल का 1084 है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। देखिए, बिहार का लिंगानुपात 918, उत्तराखंड का 963, मणिपुर का 992 और केरल का 1084। आगे चलें। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है?
तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो ये धौलावीरा से। कहां से? धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ठीक है, देखिए धौलावीरा भारत में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लूनी नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खुदाई करने वाले जेपी जोशी हैं। कौन है? जेपी जोशी थे। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं होता है। क्या होता है? सफेद कुआं। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, आगे चलें। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। नहीं, ये गलत है। ठीक है, 1975 आपातकाल के समय चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ये भी गलत है। 1975 के आपात के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। ये भी गलत है। 1975 के समय आपात के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ये सही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो उस समय राष्ट्रपति कौन था 1975 में? फखरुद्दीन अली अहमद थे। और प्रधानमंत्री कौन था? तो ये इंदिरा गांधी थी। ठीक है, आगे चलें। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो चंदन के वृक्ष किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ये कर्नाटक में। कहां? कर्नाटक में। ठीक है, सर्वाधिक चंदन के वृक्ष कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। कर्नाटक की मैलागिरी पर्वत श्रृंखला चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक के मैलागिरी पर्वत श्रृंखला यह चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह ओजोन अवक्षय से संबंधित है। किससे? ओजोन अवक्षय से संबंधित है। ठीक है, देखिए कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में वायुमंडल में स्थित ओजोन क्षरण को लेकर विश्व के राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन द्वारा जारी घोषणा पत्र ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहलाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षरित किया गया था और 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 16 सितंबर 1987 को। और लागू कब हुआ? तो 1 जनवरी 1989 को लागू किया गया था। ठीक है, आगे चलें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है? तो ये 6 स्वतंत्रताओं को। किसकी? कितनी? 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19। अब ये 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ये कौन कौन सी हैं? तो देखिए पहली है वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन या सभा की स्वतंत्रता। ठीक है, तीसरा है संगम या संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध विचरण की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। वृत्ति, उपजीविका और व्यापार की स्वतंत्रता। ठीक है, ये 6 तरह की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के संवहनी ऊतक को जाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
जाइलम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।